मम्मी पापा के फोटोकॉपी क्यों नहीं होते? राज है मायोसिस, जेनेटिक मिक्स एंड मैच का असली हीरो, जिसमें डीएनए मिक्स एंड मैच होता है और बनते हैं हाफ क्रोमोसोम वाले गैमेट्स। चलो देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मायोसिस लाइक नेवर बिफोर। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को मेरे साथ साथ देखते हो तो इस बात की गारंटी मेरी है कि मायोसिस के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बात जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही बात अटकती है कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है। बट सवाल ये है कि ये जो मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट है, ये तो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, राइट, जिनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गैमेट्स हैं, यानी कि ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये कहाँ से बनते हैं? और उसका जवाब ये है इंटरेस्टिंगली कि ये हैप्लॉइड सेल्स जो हैं डिप्लॉइड सेल्स से ही बनते हैं। फिर तो यार सामने एक और बड़ा सा सवाल आ जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स बना सकते हैं? और इसी का जवाब है मायोसिस। क्या होता है मायोसिस? मायोसिस जिसे बहुत से लोग मियोसिस भी कहते हैं। सो मायोसिस एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। यानी कि जो पेरेंट सेल है उसमें अगर डिप्लॉयड है, यानी कि उसमें 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स हमें मिलेंगे वो होंगे हैप्लॉइड, यानी कि उसमें n क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है उसका हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो बच्चों माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि एक पेरेंट सेल से हमें दो डॉटर सेल्स मिल रहे थे। पेरेंट सेल डिप्लॉयड था, दोनों डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड थे। मायोसिस में क्या होगा, एक पेरेंट सेल से हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। पेरेंट सेल डिप्लॉयड होगा लेकिन चारों के चारों डॉटर सेल्स हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन पहले समझ लो। मायोसिस में क्या होगा, डिप्लॉयड सेल से शुरुआत करोगे, यानी कि पेरेंट सेल डिप्लॉयड होगा लेकिन जो डॉटर सेल्स तुम्हें मिलेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये मायोसिस कहां पर अकर करता है? प्लांट और एनिमल सेल्स के गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? गैमेट मतलब सेक्स सेल, राइट, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में ये काम आता है, क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, राइट। अब गैमेट्स को भी तो किसी सेल से बनना है, राइट। तो अब गैमेट्स वो हैप्लॉइड सेल्स हैं, उनको डिप्लॉइड सेल्स से बनना है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज मायोसिस। तो चलो, इससे पहले हम मायोसिस के प्रोसेस को समझे, सबसे पहले इनके प्रोसेस के सिद्धांत को तो समझते हैं कि भाई मायोसिस का प्रिंसिपल क्या है। जैसे माइटोसिस के केस में हमने क्या देखा था? माइटोसिस का प्रिंसिपल क्या था? बताओ। कॉपी बनाओ, डिवाइड करो, याद है? यस, रेप्लिकेट एंड डिवाइड, रेप्लिकेट एंड डिवाइड, ये था माइटोसिस का प्रिंसिपल। ठीक उसी तरीके से मायोसिस का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन। याद रखना है, पेयरिंग मतलब पेयर बनाओ और रिकंबाइन करो। रिकंबाइन मतलब मिक्स एंड मैच करो, राइट। अब देखो यहां पर अलग कैसे है। माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में हमें एग्जैक्ट रेप्लिकास बनाने थे। तो बड़ा सिंपल सा था कि भाई डीएनए की कॉपी बनाते रहो और भाई बांटते रहो डॉटर सेल्स में, क्योंकि एग्जैक्ट आइडेंटिकल बनाने हैं। ठीक है, यहां पर क्या फंडा है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया कि मायोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन ये चारों में से कोई भी डॉटर सेल पेरेंट सेल का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता है। ठीक है, तो अब जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, ह्यूमंस में चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। तो अब जैसे मान लो मैं हूं, मैं अपने फादर की या अपने मदर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हूं। मेरे अंदर कुछ ट्रेट्स मम्मी के हैं, कुछ ट्रेट्स पापा के हैं, कुछ ट्रेट्स मेरे खुद के भी हैं जो उन दोनों में ना हो, राइट।
तो इसका मतलब ये जो ट्रेट्स मेरे अंदर आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच से आ रहे हैं, राइट। तो मतलब मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं हूं पेरेंट की। बात समझ में आ रही है। तो कुछ वैसी ही कहानी यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो डॉटर सेल्स पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होता है मायोसिस के पीछे वो होता है पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, मतलब जीन्स की जो है शफलिंग होती रहती है, मिक्स एंड मैच होती रहती है, और इस तरीके से होता है मायोसिस का प्रोसेस। कैसे होता है अभी जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक वी आर ऑल सेट टू क्रैक मायोसिस, राइट। जिस तरह से हमने माइटोसिस समझा था उसी तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम मायोसिस को भी समझेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि यार मायोसिस जो है ना वो माइटोसिस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लंबा है। दैट इज बिकॉज मायोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं। मतलब मायोसिस जो है 2 साइकिल में होता है, मायोसिस 1, मायोसिस 2। अब ये सुनते ही काफी बच्चों को लग रहा होगा कि क्या मैम फिर तो वैसे ही मेहनत डबल हो गई, ठीक है। बट हम इसे एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखो मायोसिस 1 जो पहला साइकिल है इसके अंदर क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मायोसिस 2 जो कि दूसरा साइकिल है इसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब मायोसिस 1 के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। क्या क्या होते हैं वो, सेम पी मैट, यानी कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। अब बात करते हैं मायोसिस 2 की। उसके अंदर भी 4 स्टेजेस होते हैं और सेम नाम, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम मायोसिस 1 समझेंगे जिसके अंदर हम चारों स्टेजेस समझेंगे, फिर हम लोग मायोसिस 2 समझेंगे जिसके अंदर अगेन चारों स्टेजेस समझेंगे। तो चलो एक और गुड न्यूज़ दे देती हूँ ताकि ये जो अभी आपकी जो वरी है ना कि यार ये तो बहुत लंबा है, बहुत कुछ पढ़ना है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और वो ये है कि जो मायोसिस 2 है ना दैट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। तो जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था मायोसिस 2 में भी कुछ वैसा ही होता है। तो जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो थोड़ा अलग होता है, जो समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक टू मायोसिस, वो सारी बातें होती है मायोसिस 1 में। तो इसीलिए बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहो और मायोसिस को करो क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया जो मायोसिस 1 है, मायोसिस 1 में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर 2n से n मिल रहा है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। इसीलिए मायोसिस 1 को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जो मायोसिस 2 होता है उसमें हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो इसीलिए मायोसिस 2 को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यार इक्वेशनल डिवीजन हम माइटोसिस को भी कहते थे, इसीलिए मैंने बोला कि मायोसिस 2 जो है ये माइटोसिस के एग्जैक्ट सिमिलर है। तो चलो बच्चों हम लोग तैयार हैं अब देखने के लिए मायोसिस 1 का प्रोफेज 1, ठीक है। तो हम देखेंगे जो प्रोफेज 1 होता है ये कंपैरेटिवली काफी लंबा चलता है। इनफैक्ट प्रोफेज 1 को फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, क्योंकि प्रोफेज 1 के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से हैं ये 5 स्टेजेस। तो पहला है लिप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा पैकिटिन, चौथा डिप्लोटिन और 5वां डायाकाइनेसिस। आई एम प्रिटी श्योर आप लोग इतने सारे नाम सुन के भाई कैसे याद रहेंगे ये नाम, है ना। तो चलो मैं देती हूँ एक मेमोरी ट्रिक, कैसे याद रखेंगे इन 5 नामों को। कौन से थे 5 नाम, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। तो इनका मेमोरी ट्रिक है लीजी पैक्ट डिम्पल्स डायरी। लीजी पैक्ट डिम्पल्स डायरी कैसे याद रहेगा, ली से लेप्टोटिन, जी से जाइगोटिन, पैक्ट से पैकिटिन, डिम्पल से डिप्लोटिन, डायरी से डायाकाइनेसिस। याद रहेगा लीजी पैक्ट डिम्पल्स डायरी, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके सारे स्टेजेस को समझेंगे। तो सबसे पहला नंबर है लेप्टोटिन का, ठीक है। तो लेप्टोटिन जो है ये एक लेप्टोनेमा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है थिन थ्रेड्स।
तो ये वाले स्टेज में जो है, जो क्रोमैटिन है वो अभी भी समझ लो थिन थ्रेड्स के फॉर्म में ही है, लेकिन उनका कॉन्डेंसेशन शुरू हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे क्रोमोसोम्स जो है ग्रेजुअली विजिबल होने लगे हैं। कैसे विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स? जैसे जैसे क्रोमैटिन जो है वो कॉन्डेंस करके थिकर होते जाते हैं, वैसे वैसे क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो लेप्टोटीन के इस स्टेज को बुके स्टेज भी कहा जाता है। बुके स्टेज, हाँ, फूलों वाला गुलदस्ता, एग्जैक्टली। क्यों कहा जाता है बुके स्टेज? क्योंकि हम नोटिस करते हैं इस स्टेज में कि ये जो थिक क्रोमैटिन है ये सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं और एक ऐसी अपीयरेंस देते हैं जैसे कि एक बुके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हैंग हो रहा हो। इसी वजह से इसे बुके स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टेज विच इज जाइगोटीन। अब जाइगोटीन जो है इसका नाम भी आया है एक ऐसे शब्द से जिसका मतलब होता है पेयर्ड थ्रेड्स। ध्यान देना, पेयर्ड थ्रेड्स, यानी कि इस वाले स्टेज में पेयरिंग की शुरुआत हो जाती है। किसकी पेयरिंग होती है? क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, यानी कि दो क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, साथ में पेयरिंग हो जाती है उनकी, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि अगर वही आप नहीं समझे ना तो आगे की चीजों को आप ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? दो क्रोमोसोम्स जिनका लेंथ आइडेंटिकल होता है, जिनमें सेंट्रोमियर का पोजीशन आइडेंटिकल होता है, जिनमें जीन की प्लेसमेंट भी आइडेंटिकल होती है। मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में अगर यहाँ पर ऊपर आई कलर है तो इस क्रोमोसोम के भी ऊपर आई कलर है, इस क्रोमोसोम में उसके नीचे अगर हेयर कलर है तो यहाँ भी उसके नीचे हेयर कलर है, उसके नीचे अगर स्किन कलर है तो यहाँ भी स्किन कलर है। बेसिकली जो जीन की जो पोजीशंस है ना वो भी दोनों में सेम होती है। फिर फर्क क्या होता है? एलील्स डिफरेंट होते हैं। हो सकता है यहाँ पर हेयर कलर की एलील है ब्राउन, यहाँ पे हेयर कलर है ब्लैक, हो सकता है आई कलर यहाँ ब्लू है, यहाँ आई कलर ब्राउन है, राइट? तो मतलब एलील्स डिफरेंट होते हैं बट अदरवाइज दे आर काइंड ऑफ आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो अब आप होमोलोगस क्रोमोसोम को रियल लाइफ के साथ जोड़ के समझो। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हुआ? एक क्रोमोसोम जो आपको पैटर्नल साइड से मिल रहा है, दूसरा क्रोमोसोम जो आपको मैटरनल साइड से मिल रहा है। मतलब ऐसे समझो, अब थोड़ा रिलेट कर पाओगे आप। हो सकता है मम्मी के साइड से, मम्मी की आंखें ब्राउन है तो आपको ब्राउन कलर मिल रहा है, लेकिन पापा की आंखें ब्लैक है तो आपको इस वाले क्रोमोसोम में ब्लैक कलर मिल रहा है, राइट? आप समझे? तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है ये एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जहां पर एक क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से आ रहा होता है, दूसरा क्रोमोसोम मैटरनल साइड से आ रहा होता है। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं हम जाइगोटीन में। तो जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन वाले स्टेप में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर अप होंगे, दो क्रोमोसोम्स मिलके एक पेयर बनाएंगे, और इस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिनैप्सिस। ठीक है, पेयरिंग को क्या कहते हैं? सिनैप्सिस। अब जब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर बनाते हैं, सिनैप्सिस जब होता है तो इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। प्यार से धीरे धीरे समझा रही हूँ एक एक चीज, ताकि आपको टाइम मिले हर एक नए टर्म को काइंड ऑफ एब्जॉर्ब करने के लिए और उसके मीनिंग को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो भाई, कोई फेविकॉल से तो चिपकाएंगे नहीं दोनों क्रोमोसोम्स को, राइट? तो ये जो दोनों क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है उस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस। बट पेयरिंग हो कैसे रही है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम कहते हैं सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये है जाइगोटीन, यानी कि जाइगोटीन में मेन चीज क्या हो रही है? पेयरिंग, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की शुरुआत हो रही है जाइगोटीन में। अच्छा, जब हम मायोसिस की बात कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था? मायोसिस का प्रिंसिपल क्या है? पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन, राइट? तो यानी कि पेयरिंग का तो काम यहीं स्टार्ट हो रहा है यार, रिकॉम्बिनेशन भी तुरंत ही होने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मायोसिस 1 जो है ना, उसी में सारी मायोसिस की जो अलग वाली चीजें हैं वो सारे मायोसिस 1 में होती है, और उसमें भी आप देखोगे कि अधिकतर डेवलपमेंट्स प्रोफेज 1 में होती है। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रोफेज 1 के 2 स्टेजेस कवर कर लिए, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। आगे बढ़ेंगे विद पैकिटीन। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा प्रोफेज 1 का तीसरा स्टेज, जो कि है, बताओ क्या है?
पैकिटीन, एग्जैक्टली। तो पैकिटीन में क्या होता है, हमारी सिचुएशन क्या थी अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मतलब जो दो क्रोमोसोम्स हैं उनका पेयरिंग हो चुका है, तो दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कैसे हुई है पेयरिंग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बन गया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसके वजह से ये दोनों क्रोमोसोम्स साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर पैकिटीन में स्टार्ट होता है क्रॉसिंग ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि यहां पर शुरुआत होती है रिकॉम्बिनेशन की। और मैंने बताया क्या है, मायोसिस का मेन सिद्धांत ही क्या है, पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन। पेयरिंग तो हमने देख लिया, जाइगोटिन में ही शुरू हो गया था। अब देखो रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, इनके छोटे छोटे क्रोमोसोम के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाती है। अच्छे से एग्जांपल से समझो, मान लो इस वाले क्रोमोसोम में एक लेट्स से एक पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ पर जो जीन है दैट इज फॉर हेयर कलर, उसके नीचे जो जीन है दैट इज फॉर हेयर टाइप। तो लेट्स से यहाँ पे ब्राउन है हेयर कलर और हेयर है स्ट्रेट हेयर है, ठीक है। सामने वाले क्रोमोसोम पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका, उस पे लेटर से हेयर जो है वो कर्ली हेयर है और हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। अब जब मैं कह रही हूँ कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जा रही है, मतलब लेटर से कि ब्लैक हेयर कलर जो है वो आ गया स्ट्रेट हेयर के साथ, ब्राउन हेयर कलर जो है वो आ गया कर्ली हेयर के साथ। तो क्या हो गया, यहाँ पे जीन की शफलिंग हो गई, जीन की अदला बदली हो गई। अब जीन की शफलिंग जैसे ही हो गई तो कहानी देखो बिल्कुल अलग हो गई, है कि नहीं? इसीलिए अब इसको रिलेट करो, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट करो इन चीजों को। जैसे अब मान लो, हो सकता है मेरे बाल स्ट्रेट हैं जो कि मेरी मम्मी की तरह है, मम्मी के स्ट्रेट बाल है, बट मेरे बाल लेट्स से ब्राउन हैं जो कि मेरे पापा के जैसे हैं जिनके ब्राउन बाल है, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पर मिक्स एंड मैच हो गया, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैकिटीन जो है, ये जो स्टेज है, ये इसके पिछले स्टेजेस से काफी लंबा चलता है, काफी लॉन्गर स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि रिकॉम्बिनेशन है वो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये रिकॉम्बिनेशन मतलब ये रिकॉम्बिनेशन होने के लिए जब ये क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो हमें स्ट्रक्चर दिखने में कैसा लगता है? सोच के देखो, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ पेयर अप हो गए हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो उस समय हमें दिखता कैसा है? ये 4 स्ट्रैंडेड एक स्ट्रक्चर दिखता है, 1 2 3 4 स्ट्रैंड का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, जिसको कहा जाता है टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राड, या फिर इसको कहा जाता है बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स। तो बहुत बार आपके ना एमसीक्यूज में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि भाई बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, या फिर टेट्राड हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है। तो आपको पता होनी चाहिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कहानी क्या है, हमारी पैकिटीन जो स्टेज है इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जहां पर क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। बेसिकली यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है, और यहां पे स्ट्रक्चर वाइज हमें देखने को मिलता है बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स, जिसको हम टेट्राड्स भी कहते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले स्टेज की तरफ। चौथा स्टेज क्या है? चलो एक बार मेमोरी टिप को भी रिकॉल कर लेते हैं। भाई कौन से 5 स्टेजेस थे इसके, बताओ। प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस क्या क्या थे? लीजी पैक्ड डिम्पल्स डायरी, ली से लेप्टोटीन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जी से जाइगोटीन डिस्कस कर चुके हैं, पैक्ड से पैकिटीन ये भी डिस्कस कर चुके हैं, डिम्पल्स डायरी यानी कि बचा है डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस, है ना। अब डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है भाई? पैकिटीन में तो हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, बट अब अगर क्रॉसिंग ओवर होते ही रहे तो भाई कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो हमें चाहिए कि भाई अब क्रॉसिंग ओवर रुक जाए। तो क्रॉसिंग ओवर रुकेगा कैसे, आप बताओ मुझे। क्रॉसिंग ओवर कैसे रुकेगा? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइंट है, किसकी वजह से जॉइंट है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, है ना। तो अगर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए तो फिर कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर रुक जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो भाई वही होता है डिप्लोटिन स्टेज में कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। हालांकि जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट पर ये अभी भी जुड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, तो देखो वो जो पॉइंट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो जगह हमें एक एक्स शेप के स्ट्रक्चर में दिख रही है और इस जगह को हम कहते हैं कियाज्माटा। तो बहुत बार काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि भाई कियाज्माटा फॉर्मेशन आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मायोसिस में ना स्टेजेस काफ़ी सारे हैं, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि जैसे जैसे आप ये वीडियो को देखोगे उसके बाद ना एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में मायोसिस के सारे स्टेजेस का नाम लिखो और उसके बगल में लिख लो कि उसमें मेजर चीज़ें क्या हो रही होती है। सो दैट विल बी लाइक अ क्रिस्प एंड क्विक रिविजन फॉर यू एट द एंड। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर कहानी क्या पहुंची कि डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो रहा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अभी भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो उन रीजन्स पर अटैच्ड है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था और उन रीजन्स को हम कहते हैं कियाज्माटा। ठीक है, अब ये जो डिप्लोटिन वाला स्टेज है ना, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में इट मे लास्ट फॉर मंथ्स, महीनों तक, इवन सालों तक ये स्टेज लास्ट कर सकता है। ठीक है, डिप्लोटिन के बाद आता है आखिरी स्टेज प्रोफेज 1 का, जो कि है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, बताओ क्या होता है डायाकाइनेसिस में? यहाँ पर जो कियाज्माटा है उसका भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कियाज्माटा जो है जहाँ से वो जुड़ा हुआ था वो भी अब खत्म हो जाएगा, यानी कि अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है बहुत दूर नहीं जाएंगे, अभी भी ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे फॉर्म अ पेयर बट एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड नहीं है, एक दूसरे के पास हैं बट एकदम अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है डायाकाइनेसिस में। अब डायाकाइनेसिस के साथ साथ चूंकि प्रोफेज खत्म हो रहा है यानी कि हम मेटाफेज में एंटर करने वाले हैं, राइट? तो इस दौरान कुछ कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब ये टर्म्स तो आपको पता ही है क्योंकि माइटोसिस में भी हमने डिस्कस किया था, राइट? तो हम देखते हैं कि भाई स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसका ब्रेकडाउन भी शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया। तो कुल मिला के हम तैयार हो रहे हैं टू एंटर इनटू प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। टू बी मोर प्रिसाइज मेटाफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 खत्म हुआ, अब हम जाने वाले हैं मेटाफेज 1 में। तो भाई आ चुके हैं हम मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में आते ही हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चुका है गायब, न्यूक्लियोलस हो चुका है गायब, राइट? अब देखो कुछ कुछ सिमिलैरिटी पाओगे आप, माइटोसिस के मेटाफेज में भी ये चीजें देखने को मिलती है। चलो रिकैप भी करते चलेंगे, ठीक है? माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब और जो क्रोमोसोम्स थे दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट अलोंग द इक्वेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस गायब, और यहाँ पर भी एम से मेटाफेज, एम से मिडल, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स जो हैं ये सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट के अलोंग अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर के अलोंग अलाइन हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, लेकिन एक स्पिंडल फाइबर में 2 क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, राइट? ये एक डिफरेंस है यहाँ पे, राइट? अगर आप चाहो तो इस साइड जो है मैं आपको माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज की फोटो दिखा रही हूं, उसको अगर आप इससे कंपेयर करो तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। वहां पर क्या था, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स थे, यहां पर क्या है, क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट है, तो एक स्पिंडल फाइबर जो है वो 2 क्रोमोसोम से अटैच्ड है, ठीक है? तो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम से अटैच्ड है उनको हम कहते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल्स। लेकिन कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं जो किसी क्रोमोसोम से अटैच्ड नहीं है, उनको हम कहते हैं पोलर स्पिंडल्स, ठीक है? ऐसे ही फॉर इंफॉर्मेशन ये चीजें जानो क्योंकि सबका कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी वही चीज होती है कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स अलोंग द इक्वेटर अलाइन हो गए हैं, तो यहां पर बन रहा है डबल मेटाफेज प्लेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमने नोटिस किया कि भाई माइटोसिस में जो था एक सिंगल मेटाफेज प्लेट बन रहा था, लेकिन यहां पर मायोसिस में जो मेटाफेज 1 है इसमें बनता है डबल मेटाफेज प्लेट। और डबल मेटाफेज प्लेट का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो थी कहानी मेटाफेज 1 की। अब मेटाफेज 1 के बाद आने वाला है क्या, एनाफेज 1। एनाफेज 1, एनाफेज का ए मतलब अवे,
दूर जाएगा। कौन दूर जाएगा? यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि यार माइटोसिस में जब एनाफेज आता था ना तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते थे, राइट? याद है, एक ही क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल से अटैच्ड होते थे और दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे से, तो इसीलिए सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते थे। बट यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम एक तरफ अटैच्ड है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ अटैच्ड है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। क्यों सेपरेट हो रहे हैं? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हो रहे हैं, राइट? अब देखो, जो क्रोमोसोम ऊपर की तरफ गया है वो पूरा क्रोमोसोम साथ में है, उसके सिस्टर क्रोमैटिड साथ में है। उसी तरह जो क्रोमोसोम नीचे की तरफ गया है वो पूरा क्रोमोसोम साथ में है, उसके सिस्टर क्रोमैटिड साथ में है। ठीक है, तो बच्चों जब तक इसको तस्वीर के साथ विजुअलाइज नहीं करोगे, सिर्फ रिटन या फिर सिर्फ थ्योरी को पढ़ के इसको आप कभी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि यार दोनों में सेम चीज हो रही है, लेकिन सेम चीज बिल्कुल नहीं हो रही है, दोनों में बिल्कुल अलग चीज हो रही है, राइट? तो यहां पर मायोसिस के मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और एंटर करेंगे हम लोग टीलोफेज 1 में। तो भाई आ चुके हैं हम टीलोफेज 1 में। टीलोफेज 1 में आते ही हमने क्या देखा? हमने एनाफेज 1 में क्या देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो चुके थे, राइट? अब टीलोफेज में हमने देखा कि भाई ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा चुके हैं, एक्सट्रीम, राइट? तो मतलब अंदर का जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन हो चुका है, राइट? हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से डेवलप होना शुरू हो चुका था, न्यूक्लियोलस वापस से डेवलप होना शुरू हो चुका था। तो बेसिकली इसके बाद इनफैक्ट साइटोकाइनेसिस भी हो गया, जहां पर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे हुआ? एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन से, प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन से। ये मैं पढ़ा चुकी हूं तो रिपीट नहीं करूंगी। तो बेसिकली टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस के एंड में हमें क्या मिला? हमें 2 डॉटर सेल्स मिल गए जिनके क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए थे। क्रोमोसोम नंबर आधे कैसे हुए, इस पे थोड़ा ध्यान दो। कैसे हुए आधे? बीच में जो मेरा जो मेटाफेज प्लेट जो बना था, डबल मेटाफेज प्लेट जो था, वहां पर जो क्रोमोसोम नंबर था, क्रोमोसोम नंबर कौन बताता है? सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर्स तुम्हें दिख रहे हैं उतना ही क्रोमोसोम नंबर है। अब जैसे ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो क्या हुआ? हमारा जो क्रोमोसोम नंबर जो है जिससे हम शुरुआत में चले थे, वो क्रोमोसोम नंबर हमने देखा कि वो आधा हो गया, राइट? तो इस तरीके से बच्चों एट द एंड ऑफ मायोसिस 1 हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। इसी वजह से एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से हमें हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से चले थे, हमें 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिल गए हैं। ठीक है, अब इस टीलोफेज 1 के एंड में आमतौर पे क्या होता है? मतलब आमतौर पे मतलब माइटोसिस में क्या होता था कि भाई क्रोमोसोम्स जो है ये भी वापस क्रोमैटिन के फॉर्म में चला जाता है। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं? क्रोमोसोम्स वापस क्रोमैटिन के फॉर्म में जाए उससे पहले, प्रोसेस तो खत्म नहीं हुआ है ना यहाँ पे, उससे पहले मायोसिस 2 की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एक और चीज बता देती हूं कि ये जो क्रोमोसोम नंबर का जो चेंज हो रहा है ना हर स्टेज में, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और शायद आप लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं किसी भी स्टेज पे ना क्रोमोसोम नंबर पे फोकस नहीं कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि पहले ना आप लॉजिकली पूरे प्रोसेस को समझो, पूरे माइटोसिस के प्रोसेस को समझो, पूरे मायोसिस के प्रोसेस को समझो, राइट? जैसे माइटोसिस के केस में भी पहले हमने पूरा प्रोसेस समझा था, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि उस पूरे प्रोसेस के दौरान हर स्टेज में क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जब पूरा मायोसिस बता दूंगी उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हर स्टेज में क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज हो रहा था। ठीक है, तो आई गेस मायोसिस 1 समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि मायोसिस 2 की शुरुआत कैसे होती है। अब जैसे ही मायोसिस 1 खत्म होता है और हम मायोसिस 2 शुरू करने वाले हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर काफी बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मायोसिस 2 की जरूरत ही क्या है? मायोसिस 1 के एंड में ही हमें हैप्लॉइड सेल्स मिल तो गए हैं, राइट? हैप्लॉइड सेल्स ही तो चाहिए थे, हैप्लॉइड सेल्स तो मिल गए हैं, तो अब मायोसिस 2 हम करना चाह ही क्यों रहे हैं? इसको समझो।
बहुत ध्यान से अगर आप ये देखो बच्चों कि मायोसिस 1 के एंड में आपको मिला क्या, आपको 2 डॉटर सेल्स मिले जो कि हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड किस टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हाफ हो गया, लेकिन अगर इन डॉटर सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स को आप देखो तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं, हाँ या ना? यस, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल हमारे पास ऐसे हैप्लॉइड सेल्स हैं जिनके क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं, राइट? बट हमें ये हैप्लॉइड सेल्स किस लिए चाहिए? गैमेट्स के तौर पे चाहिए, राइट? मतलब ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्यूजन अंडरगो करना है, मतलब 2 हैप्लॉइड सेल्स को मिल करके एक सिंगल सेल बनाना है और फिर वो जाइगोट जो है ग्रो कर करके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, राइट? तो इसका मतलब है आइडियली हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा हैप्लॉइड सेल चाहिए जिसके क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमैटिड हो, ताकि इधर से एक हैप्लॉइड सेल आया जिसमें एक क्रोमैटिड है, इधर से एक हैप्लॉइड सेल आया जिसमें एक क्रोमैटिड है, दोनों ने फ्यूज किया तो उसके बाद एक ऐसा सेल बना जो कि बाद में जाके माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एट द एंड ऑफ मायोसिस? ताकि वो गैमेट्स जो हैं फ्यूजन के लिए रेडी हो, इसके लिए हमें कैसे सेल्स बनाने हैं एट द एंड ऑफ मायोसिस? ऐसे सेल्स जो हैप्लॉइड हो और जिनके क्रोमोसोम्स में एक ही क्रोमैटिड हो। तो इसका मतलब है मायोसिस 2 में हम क्रोमोसोम नंबर के साथ कुछ नहीं करने वाले हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन हम डीएनए का अमाउंट कम करने वाले हैं, यानी कि हम क्रोमैटिड्स का नंबर कम करने वाले हैं। अभी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड। बात समझ में आई? तो आई थिंक अब सबको क्लियर है कि मायोसिस 2 होने की जरूरत क्यों है, ठीक है? ओके, तो अब मायोसिस 2 को शुरू करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस एक ऐसा स्टेज होता है जो मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच में अकर करता है। ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड स्टेज होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। इनफैक्ट बहुत से सेल्स तो इस स्टेज में एंटर भी नहीं करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये स्टेज देखा जाए तो वैसे कोई बहुत ड्रामेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर कोई रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं डिस्कशन ऑन मायोसिस 2। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मायोसिस 2 के जो चारों स्टेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सारे आपको बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही लगेंगे, एकदम सिमिलर लगेंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्रोफेज 2 है, जैसे ही मायोसिस 1 खत्म हुआ उसके बाद इससे पहले कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो फुल्ली एलोंगेट हो जाए, इससे पहले कि क्रोमोसोम्स बिल्कुल क्रोमैटिन में वापस चले जाए, उसके पहले ही प्रोफेज 2 की शुरुआत हो जाती है। प्रोफेज 2 में क्या होता है? वही चीज़ें होती हैं जो माइटोसिस के प्रोफेज में होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं ये वापस कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, एलोंगेट नहीं बल्कि उल्टा होने लगता है, क्रोमोसोम्स वापस से और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने लगते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से ब्रेक डाउन उसका होने लग जाता है। तो ये चीज़ें हमें प्रोफेज 2 में देखनी शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा? एम से मेटाफेज, एम से मिडल, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर के अलोंग अलाइन हो जाते हैं। एग्जैक्टली मेटाफेज प्लेट बन रहा है, लेकिन देखो अब यहाँ पर सिंगल मेटाफेज प्लेट बन रहा है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच्ड है थ्रू काइनेटोकोर्स। एग्जैक्टली, देखो जैसे पिक्चर सामने आ जाती है ना बच्चों, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो इस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अटैच्ड हैं किससे? स्पिंडल फाइबर से थ्रू काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो इन्होंने भाई ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अलाइन हो गए हैं, मिडिल में अलाइन हो गए हैं, इक्वेटर के अलोंग अलाइन हो गए हैं और एक मेटाफेज प्लेट हमें देखने को मिल रहा है। फिर आ जाता है एनाफेज 2। कुछ भी नया बताने को नहीं है। ए से एनाफेज, ए से अवे। यहाँ पर कौन जाएगा एक दूसरे से अवे? सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अवे चले जाएंगे। एग्जैक्टली, यानी कि सेंट्रोमियर के अलोंग स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। ये भी हमने माइटोसिस में देखा था। तो अब देखो यहाँ पर कहानी क्या हो गई? यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड
क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए। एंड फाइनली टीलोफेज 2, जिसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सिस्टर क्रोमैटिड्स बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर जा चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से फॉर्म होने लग चुका है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस भी हो गया है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो गया। कैसे होता है पता ही है, एनिमल सेल्स में फरो फॉर्मेशन से और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन से। तो सब कुछ होने के बाद हमें फाइनली क्या मिला, हमें फिर से हैप्लॉइड सेल्स मिले। अब जैसे देखो मायोसिस 1 में हमें एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले थे, राइट। अब उन 2 हैप्लॉइड सेल्स से हमें क्या मिल गए, उस एक हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड से डॉल मिल गए अभी, यानी कि उन दोनों हैप्लॉइड सेल से हमें टोटल कितने मिल गए, अभी हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए। और इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को अब बड़े ध्यान से देखो आप, इनका जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक ही क्रोमैटिड है जो हमें चाहिए था, राइट। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक ही क्रोमैटिड हो, ताकि वो फ्यूजन के लिए रेडी हो, जो कि हमें मिल चुका है। ठीक है। सो आई गेस बच्चों मायोसिस का जो पूरा प्रोसेस है, मायोसिस 1 मायोसिस 2, आपको प्रोसेस लॉजिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन सिमिलरली हम वही एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें मैं पूरा मायोसिस का आपको रिकैप करवाऊंगी। रिकैप के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूंगी कि हर एक स्टेज में उसके क्रोमोसोम नंबर कैसे बदल रहे थे, हर एक स्टेज में उसका डीएनए का अमाउंट कैसे बदल रहा था। तो हम 2 चीजों पे फोकस करेंगे, एक बार फिर से क्रोमोसोम नंबर पे फोकस करेंगे और डीएनए कॉपी पे फोकस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो भाई मायोसिस का डिस्कशन भी हो चुका है खत्म, तो चलो देखते हैं एक क्विक रिकैप ऑफ मायोसिस, जिसमें पूरे प्रोसेस का एक रिकैप भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि हर एक स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए कॉपी कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मायोसिस, जैसे कि हमें पता है 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, मायोसिस 1 मायोसिस 2। तो ये जो डायग्राम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर वेरी raw diagrams just for the sake of a quick recap and just for you to understand कि n और c की वैल्यूज कैसे बदल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मायोसिस 1 की। ठीक है, तो मायोसिस 1 हम ऊपर दिखाएंगे, जहां पर सबसे पहले शुरुआत हो रही है जीवन से, यानी कि सबसे पहले तो क्या आएगा, इंटरफेज ही आएगा। एग्जैक्टली तो लेट्स से कि जीवन में हमने ये 4 क्रोमोसोम्स लिए। ये किस तरह के क्रोमोसोम, ये किस तरह के सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स हैं, तो हम एन और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एन तो वही नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स जो कि यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 4n। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिप्लॉयड है तो इसीलिए एक पेयर को कंसिडर करेंगे, तो यानी कि 2c। ठीक है, 4n 2c, ये जीवन हो गया। फिर आएगा नेक्स्ट एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि भाई सेंट्रोमियर्स तो अभी भी हमारे पास 4 ही हैं, विच मीन्स ये अभी भी 4n है, लेकिन अगर एक पेयर को कंसिडर करें तो 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स हैं, विच मीन्स इट इज 4c। ठीक है, अच्छा अब जीवन हो गया, एस हो गया। अब इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे किसमें, बताओ किसमें एंटर कर जाए, मतलब लेट अस अज्यूम कि भाई इंटरफेस जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इंटरफेस के बाद अब हम लोग एंटर कर जाएंगे हमारे मायोसिस में। तो मायोसिस का जो सबसे पहला फेज रहेगा वो रहेगा प्रोफेज 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में अगेन एज सच क्या हो जाता है, प्रोफेज 1 में पेयरिंग होती है, एग्जैक्टली पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो मायोसिस के सारी इंपॉर्टेंट काम जो है वो इसी में होते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखो, इसीलिए ये पेयर अप हो गए, दोनों साथ में आ गए, ये दोनों साथ में आ गए हैं, राइट। तो पेयरिंग अप तो हो गई है, बट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स 4 ही है, तो ये 4n ही रहेगा। और अगर यहाँ पर भी हम देखें तो क्रोमैटिड्स जो है वो अभी भी 4 ही हैं, तो ये 4c ही रहेगा। ठीक है, प्रोफेज 1 के बाद हम एंटर कर जाएंगे मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में क्या होंगे, ये जितने क्रोमोसोम्स हैं ये बीच में मिडल में अलाइन हो जाएंगे, यानी कि एक
2 लेयर प्लेट बन जाएगा यहाँ पर, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर भी एज सच देखा जाए तो भाई जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो अभी भी उतने ही हैं। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स हैं या फिर डीएनए कॉपी है वो भी उतने ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अब धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आनी शुरू होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आ पहुंचे हैं एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होते हैं, ये अवे, ए से एनाफेज, ए से अवे, तो यानी कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ। हालांकि यहाँ पर अभी भी जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है या फिर डीएनए कॉपी है वो अभी भी उतना ही है, क्योंकि अभी तक भी वो स्प्लिट नहीं हुआ है। फिर चले जाते हैं हम लोग टीलोफेज 1 और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं टीलोफेज 1 फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसके दौरान इससे हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस एक डॉटर सेल की बात करें, ठीक है, तो इस एक डॉटर सेल में बच्चों देखो कितने होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक डॉटर सेल की बात हो रही है। एक डॉटर सेल में 2 सेंट्रोमियर है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया 2n, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो गया। अभी तक देखो 4n चल रहा था, 4n से 2n हो गया। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मायोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गया है, आधा हो गया है। ऊपर से देखो एक और चीज हमने शुरू करी थी डिप्लॉयड सेल से, अब यहां पर हमें क्या मिल गया है, अब टीलोफेज 1 के बाद हमें मिल गया है हैप्लॉयड सेल्स, ठीक है। तो अब हैप्लॉयड सेल के केस में जब हम डीएनए कॉपी कैलकुलेट करेंगे तो हम पेयर कंसिडर नहीं करेंगे, एक ही को कंसिडर करेंगे। तो एक को कंसिडर किया तो 1 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2C, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि एट द एंड ऑफ मायोसिस, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी आधा हो रहा है और जो डीएनए कॉपी है वो भी, डीएनए कॉपी यहां से मतलब इंटरफेस के बाद से जितना डीएनए कॉपी था वो आधा हो रहा है। बट अगर शुरुआत से देखें तो डीएनए कॉपी यहाँ भी 2C था, यहाँ पर भी 2C है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो गया है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और अब बात करेंगे हम लोग मायोसिस 2 की, ठीक है। तो मायोसिस 2 में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो रहेगा प्रोफेज 2। तो अब देखो प्रोफेज 2 में अब हमारे पास 2 सेल्स हैं, राइट, क्योंकि यहां पर हमें 2 डॉटर सेल्स मिले थे। अब ये 2 डॉटर सेल्स अंडरगो करेंगे मायोसिस 2, तो इसीलिए देखो हर जगह आपको 2-2 दिख रहे हैं, क्योंकि वो 2 डॉटर सेल्स का चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो पहले प्रोफेज 2 में क्या हुआ, वही सब सेम चीजें, मतलब जिसमें वो ज्यादा विजिबल होते हैं, ज्यादा कॉन्डेंस कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो यानी कि यहाँ पर n या c की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर ये 2n 2c ही है। एंड लेट मी टेल यू, ये n या c कैलकुलेट करते समय हम किसी एक डॉटर सेल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं आप दोनों का जोड़ के ऐड वगैरह मत कर देना, तो किसी एक पे ही फोकस है हमारा, ठीक है। अच्छा, प्रोफेज 2 के बाद आ जाएगा मेटाफेज 2, और जैसा कि हमें पता है मेटाफेज में मिडिल में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये मिडिल में अलाइन हो गए हैं। डायग्राम पे फोकस मत करो, डायग्राम इतना करेक्ट मतलब करेक्टली ड्रॉन नहीं है, बट एक जस्ट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए एक रफ स्केच है। तो यहाँ मिडिल में अलाइन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी n या c की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर, अब हम लोग पहुंच जाएंगे एनाफेज में। तो अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए एनाफेज 2 में, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या हुआ, वही सेम चीज, ये देखो सेपरेट हो गए ये लोग। तो अब अगर एनाफेज 2 में हम किसी एक सेल पे फोकस करें तो भाई सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं, 4। तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर हम बोल देंगे 4n, और हमारा जो क्रोमैटिड है वो तो उतना ही रहेगा, वो जो हमारा डीएनए कॉपी है वो अभी भी 2C ही रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या हो गया, ये तो 4n आ गया। अरे रुक तो जाओ, अब इसके बाद जब हम पहुंच जाएंगे टीलोफेज 2 प्लस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस,
तो हम क्या देखते हैं, तो क्या हो रहा है, ये देखो स्प्लिट करके हमें 4 सेल्स मिल गए हैं, राइट। ये एक स्प्लिट करके 2, फिर ये एक स्प्लिट करके 2, ठीक है। अब इसमें देखो, इनमें से एक एक डॉटर सेल में देखो क्या कहानी है, कितने हैं सेंट्रोमियर्स, 2 हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पर 2n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बात करो क्रोमैटिड की, यानी कि डीएनए कॉपी की। अब ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, राइट। तो हैप्लॉइड सेल में हम पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, एक ही को कंसिडर करते हैं। तो हमने एक ही को कंसिडर किया यहाँ पे, तो अगर एक ही को कंसिडर किया तो यहाँ पर ये हो गया 1C, राइट। यहां पर हमने पेयर कंसिडर नहीं किया तो ये हो गया 2n 1C। तो यानी कि इस वाले स्टेज में क्या चेंज आया, देखो शुरुआत से अगर हम देखें तो जिस सेल से हमने शुरुआत करी थी कहानी की वो 4n2C था। मायोसिस 1 के बाद वो 2n2C हुआ, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो गया। अच्छा, मायोसिस 2 के बाद क्या हुआ, 2n का तो 2n ही रहा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो बराबर ही रहा। इसीलिए मायोसिस 2 को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले क्या था कि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, बट अब एक क्रोमोसोम में एक सिस्टर क्रोमैटिड है, जो कि हमें चाहिए था। तो बेसिकली मायोसिस 2 में हम 2C से 1C पे चेंज हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मायोसिस का एक क्विक रिकैप। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो बिंदास ले लो। भाई मायोसिस के पूरे प्रोसेस को देखा, सुना, समझा, मजा भी आया होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो चलो मायोसिस को एंड करने से पहले जान लेते हैं मायोसिस का सिग्निफिकेंस। तो पहला सिग्निफिकेंस तो है कि भाई ये गैमेटोजेनेसिस में मदद करता है, गैमेट बनाने में मदद करता है, और गैमेट जो है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में मदद करता है, राइट। तो ये तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मायोसिस के इस प्रोसेस से जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। मतलब माइटोसिस से क्या हो रहा था, सेम चीज की कॉपी 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 कॉपी, आइडेंटिकल कॉपीज बन रही थी। यहाँ पर क्या है, नए ट्रेट्स आ रहे हैं, नई वेरिएशंस आ रही हैं। एंड आप देखोगे जब आप क्लास 12th की बायोलॉजी में इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से छोटी छोटी वेरिएशंस एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, राइट। तो इसका मतलब वेरिएशंस आर गुड, क्योंकि जब वेरिएशंस होती हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, करेक्ट। तो उस तरीके से ये भी मायोसिस का एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मायोसिस के प्रोसेस से ही ये रिकॉम्बिनेशन होता है और ये वेरिएशन आ पाता है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको कंजर्व्ड रखता है। अब इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप बोलोगे कि मैम मायोसिस में तो ऐसा होता है कि भाई डिप्लॉयड सेल से शुरू किया और फिर हमें हैप्लॉयड सेल्स मिलते हैं। बात तो आपकी सही है, आपने डिप्लॉयड पेरेंट सेल लिया, आपको हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिले। लेकिन यही हैप्लॉइड सेल्स जब वापस से फ्यूज करते हैं तो आपको ये फिर से एक डिप्लॉयड सेल दे देते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम नंबर है एट ऑर्गेनिज्म लेवल दैट रिमेन्स कंजर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कवर्ड। इसमें मेनली 2 ही चीजें थी, माइटोसिस एंड मायोसिस, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो देख लेते हैं एक क्विक डिफरेंस बिटवीन, या फिर एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। तो माइटोसिस में हमने क्या देखा, फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिले 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिले। और वहीं मायोसिस में हमें 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिले, राइट। ये फर्क था, मायोसिस में हमें हैप्लॉयड और 4 डॉटर सेल्स मिले, माइटोसिस में हमें 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिले, ठीक है। माइटोसिस इज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, सेल रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और वहीं मायोसिस जो है इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, मेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर उन गैमेट्स के हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस, माइटोसिस में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और वहीं मायोसिस में 2 फेजेस हैं, मायोसिस 1, मायोसिस 2, और हर एक में 4-4 स्टेजेस हैं। अच्छा, माइटोसिस में डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट, क्योंकि यहाँ पर यार किसी तरह का मिक्स एंड मैच हो ही नहीं रहा है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का। बट यहाँ पर मायोसिस में डॉटर शो जेनेटिक वेरिएशंस, क्यों, क्योंकि इनका प्रिंसिपल ही क्या होता है, पेयरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं माइटोसिस का प्रिंसिपल क्या होता है,
डिवाइड, रेप्लिकेट एंड डिवाइड, रेप्लिकेशन एंड स्प्लिटिंग, कि भाई कॉपी बनाते जाओ डीएनए की और टूटते चले जाओ, डॉटर सेल्स बनाते चले जाओ, राइट। और वही कारण है कि यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती हैं पेरेंट्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये लेसन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इट विल बी गुड अगर हम लोग आपके एनसीईआरटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, ठीक है। तो इससे एक लेसन का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहला सवाल, जहां पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। बहुत अच्छे से मैंने ये समझा दी थी बात आपको कि भाई साइटो जो वर्ड ही है, ये वर्ड आया है कहां से, साइटोप्लाज्म से, तो यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो है साइटोकाइनेसिस। कैरियो जो वर्ड है ये आया है न्यूक्लियस से, तो यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस में देयर आर नो फर्दर स्टेजेस, मतलब साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो सेल साइकिल के बिल्कुल आखिरी में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, बस लो आपको डॉटर सेल्स मिल गए। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। फिर कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा, साइटोकाइनेसिस की बात करें तो फॉलोज कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस जो है ये कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है, तो कैरियोकाइनेसिस को ये फॉलो करता है। यहां पर कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें तो इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और साइटोकाइनेसिस बाद में होता है। तो बेसिकली दोनों के सीक्वेंस का डिफरेंस है, पहले चाहे मायोसिस हो या माइटोसिस हो, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। प्यारे बच्चों, हम आ पहुंचे हैं हमारे दूसरे सवाल पे, और सवाल क्या है, व्हाट इज G0 या फिर G0 क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो G0 फेज क्या है, G1 और G2 तो हमने देखा, फर्स्ट गैप सेकंड गैप तो हमने देखा, अब ये क्विसेंट फेज क्या है, तो भाई इसको बोल सकते हो एक तरीके से रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज मतलब ये एक ऐसा फेज है जब सेल ना तो डिवाइड कर रहा है और ना ही डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सेल साइकिल में जो भी स्टेजेस पढ़े उसमें हमने देखा या तो सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है या फिर सेल डिवाइड कर रहा होता है। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा है, यानी कि सेल पूरी तरह से डोरमेंट है, राइट। मतलब सेल डेड नहीं है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट सेल डोरमेंट है, ना तो डिवाइड कर रहा है ना ही डिवीजन की तैयारी कर रहा है। ऐसा कब होता है, बहुत बार जब सेल के पास लैक ऑफ रिसोर्सेस हैं, वैसे सिचुएशन में जब तक उसको जरूरत ना पड़े तब तक वो जो है डोरमेंट स्टेट में रहता है, जिसको हम कहते हैं क्विसेंट फेज, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है कि एन इनएक्टिव स्टेज, जैसे कि मैंने बताया, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल वेयर द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस रिक्वायर्ड, मतलब वो डिवाइड वगैरह नहीं करता है जब तक जरूरत ना पड़े। सच सेल्स एग्जिट G1 फेज एंड एंटर इनटू G0 फेज, मतलब G1 से एग्जिट करके वो S पे जाएगा ही नहीं, ये रेप्लिकेशन वेप्लिकेशन कुछ नहीं होगा, G1 से एग्जिट करके ये G0 फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि इस फेज को कई बार रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हो, जैसे मान लो हमारे बॉडी में ही हार्ट सेल्स हैं। अब हार्ट सेल्स जो है बहुत ओकेशनली डिवाइड करते हैं, जैसे कभी कोई डैमेज्ड सेल्स वगैरह को रिप्लेस करना हो तो डिवाइड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत से सेल्स होते हैं जो एक डोरमेंट स्टेट या फिर एक रेस्टिंग फेज में रहते हैं जब तक उनको डिवीजन के मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, एंड दैट फेज इज क्विसेंट फेज। और इसी के साथ बच्चों हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या पूछ रहा है कि नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच द फॉलोइंग इवेंट्स आकर। मैंने पहले ही बताया था कि भाई सेल साइकिल के आपको इवेंट्स के सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है कि किस स्टेज में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्रोमोसोम्स बीच में आ गए हैं सेल के, इक्वेटर तो बीच वाला जगह है, एम से मिडिल, एम से मेटाफेज, एग्जैक्टली, एंड द करेक्ट आंसर इज मेटाफेज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है और क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट होके दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, ए से अवे, ए से एनाफेज, एग्जैक्टली, एंड दैट्स द राइट आंसर।
तो चलो देखें तीसरा सवाल, जिसमें पूछा गया है पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। अब भाई पेयरिंग जो है ये माइटोसिस में तो होती ही नहीं है, ये होती है मायोसिस में। और पेयरिंग वाले ये जो यूनिक काम है कहाँ होते हैं, प्रोफेज 1 में होते हैं एग्जैक्टली। और अगर प्रोफेज 1 के भी एग्जैक्ट स्टेज को बताना चाहें तो कहां पर पेयरिंग की शुरुआत कहां पर होती है, जाइगोटीन, जहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग शुरू होती है। चौथा पार्ट है कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब भाई क्रॉसिंग ओवर भी जो है वो प्रोफेज 1 में ही होता है, लेकिन कौन से स्टेज में होता है, पैकिटीन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो भाई अब इसी के साथ आई थिंक एक बार स्टेजेस का भी क्विक रिकैप हो ही गया। तो प्यारे बच्चों, बहुत बार आपके पास इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल भी आ जाते हैं, राइट, जैसे कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग, सिनेप्सिस, बाइवैलेंट, कियाज्माटा। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, समझी है, बट बहुत बार ये हो जाता है कि भाई इसको लिखना कैसे है, राइट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस हम किसको कहते हैं, पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं, राइट। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब अकर करता है, ये अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस। ठीक है, तो मतलब सिनेप्सिस के बारे में पूछा गया है तो पहले तो बता दो होता क्या है। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग, और ये कब होता है, पेयरिंग कब होती है, प्रोफेज 1 में होती है। ठीक है, बाईवैलेंट, बाई बोले तो दो, चूंकि यहां पर हम दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं जो पेयर अप कर जाते हैं। तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हम किसको कहते हैं, अ पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनका सिनेप्सिस हो चुका है, जो एक दूसरे के साथ पेयर अप हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तीसरा है कियाज्माटा। कियाज्माटा क्या है, एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर है जहां पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई थी। ठीक है, तो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, इट इज द साइट वेयर द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव क्रॉस्ड ओवर। ध्यान देना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, राइट। तो अब इस क्रोमोसोम का ये दोनों जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इस क्रोमोसोम के ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, राइट। लेकिन ये जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनका क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहां पर हो रहा है, राइट। तो ये जो एक शेप्ड स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, इसी एक शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कियाज्माटा कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ना वर्ड्स बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन जब आप चीजों को समझ रखे होते हो ना तो चीजें बहुत ही लॉजिकल होती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वाला टर्म जो है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रही होती है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मेयोसिस 1। अगेन, ये कोई भी चीज आप लिख रहे हो ना, वो क्या है वो बताओ और वो किस स्टेज में हो रहा है वो बताओ। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जो मायोसिस 1 का पहला स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जो 5 स्टेजेस हैं उसमें से हमारा 4th नंबर स्टेज होता है डिप्लोटिन, जिसके अंदर कियाज्माटा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, और अब आ चुके हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, फाइंड एग्जांपल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मायोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। मतलब हमें ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जहां पर मायोसिस हो रहा है। अब मायोसिस कहीं पे भी हो रहा है, मतलब वहां पर क्या बन रहे हैं, वहां पर गैमेट्स बन रहे हैं। तो हमें बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर जो गैमेट्स बन रहे हैं वो सारे इक्वल इन साइज है, दूसरा ऐसा एग्जाम्पल जहां पर जो गैमेट्स बन रहे हैं दे आर अनइक्वल इन साइज। ठीक है, तो देखो इक्वल साइज की जहां बात होती है वहां पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ sperms, that is the male gamete। ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल गैमेट होता है, जो मेल सेक्स सेल होता है दैट इज स्पर्म। तो स्पर्म्स जो है वो सारे इक्वल साइज के बनते हैं। ठीक है, सो ठीक उसी तरीके से इसका एक एग्जांपल प्लांट्स के केस में भी हम ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स अगेन वहां पर भी वो मेल गैमेट होता है। ठीक है, अच्छा, जहां पर अनइक्वल की बात आ रही है, अनइक्वल साइज, तो वहां पर ह्यूमन बीइंग्स में हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये जो ओवम है ना दे आर, आई मीन ऐसा नहीं है कि सारे ओवम जो है ना वो इक्वल साइज के होते हैं।
दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली जो फीमेल गैमेट्स हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स में हो या फिर ह्यूमंस में हो, वो अनइक्वल साइज्ड होते हैं, जो मेल गैमेट्स हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, जहां पूछा गया है डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मायोसिस। ठीक है, अब देखो एनाफेज मतलब ही, एनाफेज में क्या होते हैं, अवे जाते हैं, जो बीच में अलाइन हुए थे क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो वहां पर जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे कि जो सेंट्रोमियर है ना, वो स्प्लिट करके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं इन केस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज 1 में, मायोसिस 1 के एनाफेज 1 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स तो साथ में रहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। देखो सेंट्रोमियर जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो यही मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन एनाफेज एंड एनाफेज 1 ऑफ मायोसिस। बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको जरूर अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर लेंथ वाइज तो काफी छोटा था लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था। इसको आप रट के तो मैनेज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, राइट। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव बट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो है ना, इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। सो दैट वे ऑल्सो ये चैप्टर एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ तक बने रहे थे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हुए हैं, तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और फीडबैक है, कुछ और सजेशन है, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना, क्योंकि मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ूं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे वेबसाइट के आस्क क्वेश्चन में जाके वो सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार, एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।